यहाँ डिस्कस करेंगे जो दृष्टि है इसका टेस्ट नंबर 6 है। हमारा यूपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो यहाँ पर टेस्ट नंबर इसका 6 है। इसका मैं 5 तक ऑलरेडी करा चुका हूँ, 5 का पार्ट 1 और पार्ट 2, राइट। यहाँ पे भी जो 6 रहेगा इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 में आएगा, तो 50-50 क्वेश्चन दोनों में यहाँ पे हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे टेस्ट नंबर यहाँ पे 6 है, और ये आपको जो टेस्ट रहेगा पर्यावरण और पारिस्थितिकी, ठीक है, जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी है उससे रिलेटेड यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो रहेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से विचार करना है। राष्ट्रीय उद्यान, जंतु उद्यान, पवित्र उपवन, सामुदायिक अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान। तो उन्हें बोला है इनमें से कौन सा इन सीटू है। इन सीटू के तरीके हैं, ठीक है। आपको पहले पता होना चाहिए इन सीटू, स्वस्थाने या एक्स सीटू क्या होते हैं, ठीक है। देखो एक्स सीटू क्या होते हैं, यहाँ पे इन सीटू लिखा है, पहले एक्स सीटू के बारे में लें। एक्स सीटू वो होता है जिसमें जीवित जो नमूने हैं उनका उनके प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षण और रखरखाव होता है। जैसे कि जीन बैंक, इसके अंतर्गत क्या आता है, जीन बैंक आता है, ठीक है। प्राणी उद्यान आता है, राइट। वनस्पति उद्यान आता है, ठीक है। और आपका जो जीन बैंक है या जो बीज बैंक है वो सब यहाँ पे इसमें आते हैं इसके अंतर्गत, राइट। तो यहाँ पे आप ये पता होगा आपको कि एक सीटू में आता है। तो इन सीटू क्या होता है, इन सीटू होता है इसका तात्पर्य कि जो प्रजातियों का उनके जो प्राकृतिक आवास है उनको संरक्षण देता है, ठीक है। इन सीटू में क्या है, प्राकृतिक आवास में उनको संरक्षण देता है। या वन, जैसे कि क्या है, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैसे यहाँ पर दिया होगा वन्यजीव अभ्यारण्य, इसमें नहीं दिया है, वन्यजीव अभ्यारण्य होता है, राइट। पवित्र उपवन होता है, जैसे कि पवित्र उपवन इसमें दे रखा है। और क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान भी इसमें दे रखा है। सामुदायिक अभ्यारण्य होते हैं, तो सामुदायिक अभ्यारण्य भी इसमें दे रखा है। तो ये सब क्या है, ये सब इसमें इसके आदि रख रखाव के यहाँ पे संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो ये 3 आएंगे, तो ओनली 3 यहाँ पर सही है, बी। ये जो 3 है वही 3 यहाँ पर सही होंगे। अगला क्या है, सेकंड, इन सीटू एक सीटू के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन है जैव उत्पादकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। जैव उत्पादकता है उसके बारे में आपको यहाँ पर विचार करना है। तो देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट पहला, किसी पारिस्थितिक तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान जैविक पदार्थों के उत्पादन की दर होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, देखो जो पहला बोल रहा है ये स्टेटमेंट आपका सही भी है, क्योंकि जो सकल जो प्राथमिक उत्पादकता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व के उत्पादन की दर होती है, ठीक है। सकल जो प्राथमिक उत्पादकता की एक महत्वपूर्ण मात्रा पादपों में शोषण द्वारा उपयोग की जाती है, राइट। ये आपको पता होना चाहिए, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा क्या है, द्वितीयक जो उत्पादकता है उसको उपभोक्ता द्वारा नए जैविक पदार्थ के निर्माण की दर के रूप में परिभाषित किया गया है। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, क्योंकि क्या है, जो द्वितीयक उत्पादकता है उसके उपभोक्ताओं के जो नए कार्बनिक तत्व हैं उसके निर्माण की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्राथमिक जो उत्पादकता है एक सुनिश्चित क्षेत्र में पादप जो प्रजातियां हैं उनके निवास पर क्या निर्भर करती है। ये विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कारक, पोषक जो उपलब्धता है तथा पादप की जो प्रकाश संश्लेषण क्षमता है उस पर ये निर्भर करते हैं। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ से क्या है, करेक्ट है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा सी, दोनों करेक्ट हैं। सही पूछा इनमें से कौन सा सही है, तो दोनों करेक्ट हैं। अगला है तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रैंकन रॉक्स का सर्वोत्तम वर्णन करता है। जो फ्रैंकन रॉक्स है इसका सर्वोत्तम वर्णन इनमें से कौन करता है, ठीक है। तो देखो फ्रैंकन रॉक क्या है, एक प्रकार की चट्टान है या मूंगा चट्टान की संरचना है। रॉक से आपको समझ आ रहा है, ये चट्टान है, ठीक है, जो क्या तटीय क्षेत्रों के प्लास्टिक अपशिष्ट के दहन के परिणाम स्वरूप पिघले हुए प्लास्टिक से प्रभावित हुई है, या पिघली हुई जो प्लास्टिक है उससे प्रभावित हुई है। तो आपका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरे का बी, ठीक है। ये क्या, ये समुद्री जो जीवन है उसके लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ये माइक्रो प्लास्टिक में टूट सकते हैं, ठीक है, जो कि फिर खाद्य जो श्रृंखला उसमें प्रवेश कर सकते हैं और पर्यावरण में जो क्या विषाक्त है उस रसायन को रिसाव कर सकते हैं। बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा है पारिस्थितिक पिरामिड, जो आपके पारिस्थितिक पिरामिड है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बोला है, फोर्थ का पहला है, जब मात्रा में एक सीधे पिरामिड में निचले पोषी स्तर पर ऊर्जा हमेशा उच्च स्तर की तुलना में अधिक होती है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका ये है, तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि जो निम्न पोषण तत्व जो स्तर है ऊर्जा की मात्रा ऊपरी पोषण स्तर से अधिक होती है, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, समुद्र में जैव मात्रा का पिरामिड समानता सीधा होता है। जो समुद्र है उसमें जैव मात्रा का जो पिरामिड है वो समानता सीधा होता है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। क्यों, क्योंकि जो महासागरी में जो जैव मात्रा है उसका पिरामिड भी प्रायः उल्टे होते हैं, ठीक है। क्या है, उल्टे होते हैं, क्योंकि मछलियों की जो जैव मात्रा है, ठीक है, उसमें पादप प्लवकों की जैव मात्रा से बहुत अधिक होती है, इसलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है,
ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं हो सकता है, ठीक है, ये बोला है ऊर्जा का जो पिरामिड है कभी उल्टा नहीं हो सकता है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था या सीधी अवस्था में होता है, क्योंकि जब ऊर्जा किसी विशेष पोषण स्तर से अगर पोषण स्तर में पहुंचती है तो हर स्तर में ऊष्मा के जो रूप है उसमें क्या ऊर्जा का ह्रास होता है। तो हमारा ये तीसरा सही है। तो हमारे कौन कौन से सही है? हमारे सही है पहला और तीसरा, दूसरा गलत है। तो देख लेते हैं कौन सा सही होगा। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। पहला तीसरा सही है, मतलब दो यहाँ पे कथन सही है। दो का मतलब हमारे दो कथन सही हैं, पहला और तीसरा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। समष्टि पारस्परिक, ठीक है, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों को विचार करना है। यहाँ पर पारस्परिक दे रखा है और यहाँ पर पारस्परिक जो क्रियाएं हैं उसकी प्रकृति के बारे में दे रखा है, क्रियाओं के प्रकार के। पहला क्या है? सहोपकारिता, ठीक है, पहला दे रखा है यहाँ पर सहोपकारिता। ये क्या है? देखो, सहोपकारिता है ये दोनों जातियों को लाभ होता है, ठीक है। एक से दूसरे पारस्परिक क्रिया में जो सहोपकारिता में दोनों जातियों को लाभ होता है, और क्या है? स्पर्धा में दोनों को हानि होती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका स्पर्धा। स्पर्धा क्या है? एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है तथा दूसरी को ना लाभ होता है और ना हानि होती है, उससे सहभोजिता कहते हैं, ठीक है। चलो मैं स्पर्धा के बारे में बाद में देख लेता हूँ। सहभोजिता कहते हैं, तो ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है? स्पर्धा, एक जाति के लाभ होता है तथा दूसरी जाति से प्रभावित होती है। ये बात कर रहा है आपकी सहभोजिता की बात यहाँ पर कर दी और स्पर्धा की बात यहाँ पर कर दी, दोनों को अपोजिट बातें कर दी हैं, ठीक है। जो स्पर्धा की बात है उसने यहाँ पर कर दी है, सहभोजिता की यहाँ पर कर दी, तो दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे। तो ओनली पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा, ओनली वन, ए इसका आंसर हो जाएगा। छठा नंबर, आनुवंशिकता रूपांतरित जीएम पौधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, मतलब जीएम जो क्रॉप्स होती हैं उसके बारे में, ठीक है। जेनेटिक मॉडिफाइड, पहला है अजैव प्रतिबलों के प्रति फसलें अधिक सहिष्णु बन जाती हैं। अजैव जो प्रतिबल हैं उनके प्रति क्या फसलें अधिक सहिष्णु बन जाती हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका ये बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट भी है, क्योंकि जो है देखो ऐसे जो पौधे होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो कवक हैं, इनके जंतु जिनके जीन्स प्रौद्योगिकी जो है कौशल के द्वारा क्या है परिवर्तित किए जा सकते हैं या परिवर्तित किए जा चुके हैं, उन्हें आनुवंशिकता रूपांतरित जीव जो आपका जेनेटिकली जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है वो कहा जाता है, ठीक है। तो पहला आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है? रासायनिक पीड़कनाशकों पर निर्भरता कम करता है, जो रासायनिक पीड़कनाशक उन पर निर्भरता कम करता है, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है करेक्ट है, क्योंकि ये सब इनकी आपके स्टेटमेंट जो आप जीएम जो फसल है पढ़ेंगे उसके बारे में सब स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है। ये करेक्ट है आपका। फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने में सहायता करता है, ये भी आपका करेक्ट है। अगला है पौधों द्वारा खनिज उपयोग की क्षमता को बढ़ाता है, खनिज उपयोग की क्षमता है उसको बढ़ाता है, ये भी सही है। अगला क्या है? खाद्य पदार्थों के पोषण तत्व स्तर को बढ़ाता है, ये भी सही है। तो आपके पांचों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे आपके करेक्ट हैं। क्या पूछे कितने लाभ हैं? तो पांचों करेक्ट हैं इसमें, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला आपका है 7वां नंबर, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, जीईएसी जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट, ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जो ये दे रखा है जल एवं पर्यावरण मंत्रालय, उसके तहत कार्य करता है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर ये बोल रहा है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही भी है, क्योंकि ये जो है मंत्रालय इसका पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। दूसरा क्या है? यह केंद्रीय मंत्री समिति, ठीक है, जो आपका मिनिस्ट्री है दे रखा है जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उसकी केंद्रीय मंत्री समिति के अध्यक्ष हैं, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय मंत्री समिति के अध्यक्ष होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट आपका ये बता रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपका है सेकंड यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि जो इसके अध्यक्ष होते हैं उसकी अध्यक्षता जीईएसी की अध्यक्षता कौन करता है? इसके विशेष सचिव या अपर सचिव के द्वारा यहाँ पर की जाती है, या इनकी जो सह अध्यक्षता होती है जैव प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, राइट, उसके एक प्रतिनिधि द्वारा यहाँ पर की जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, इसके अध्यक्ष नहीं होते हैं। तीसरा क्या है? समिति आनुवंशिकता निर्मित जीई द्वारा जीई जो जीव हैं उनकी निर्मुक्ति से संबंधित प्रस्ताव के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होता है। यह स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो 1 और 3 यहाँ से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और आपका कौन सा आंसर होगा? 1 और 3 करेक्ट है, तो 2 स्टेटमेंट आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। अगला है 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बायोपायरेसी की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करता है?
पहला होगा जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है, पहला स्टेटमेंट बोला है व्यवसायीकरण और समाज के समग्र जो लाभों के लिए जैव संसाधनों द्वारा जो प्राप्त उपयोगी उत्पाद हैं उसकी व्यवस्थित खोज। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर ये बोल रहा है 8वां नंबर का। दूसरा क्या है, पहला आपका गलत है यहाँ से। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, क्षतिपूर्ति भुगतान या अनुमति के बिना जैविक जो संसाधन है उसका अवैध दोहन, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो दोहन है आमतौर पर क्या है, स्थानीय समुदाय या देशों के जो उनके संसाधन है उसके उपयोग के लिए प्रतिकर यहाँ पर दिए बिना होता है। ठीक है, ये जैव विविधता की जो पारंपरिक ज्ञान है उससे प्राप्त लाभ के उचित न्यायसंगत के बंटवारे के लिए नैतिक और विधिक जो चिंता हैं उन पर प्रकाश डालता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा, बी। अगला देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। जैव सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो जैव सुधार है उसके बारे में आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है यह एक भौतिक प्रणाली है जिसका उपयोग संदूषित स्थलों को साफ करने के लिए किया जाता है। क्या है, ये एक भौतिक प्रणाली जिसका उपयोग संदूषित स्थलों को साफ करने के लिए किया जाता है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये बोल रहा है, राइट। दूसरा स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है यहाँ। ठीक है, क्योंकि ये क्या, ये प्रक्रिया विभिन्न प्रदूषकों को नष्ट करने हटाने के लिए उन्हें गैर विषैले जो रूप है उनको परिवर्तित करने के लिए जीवों को प्राकृतिक जो क्षमता है उसके उपयोग के लिए यहाँ पर किया जाता है, राइट। ये एक भौतिक प्रणाली नहीं बल्कि जैविक विधि है, तो पहला गलत हो जाएगा यहाँ। इसमें मुख्य रूप से पर्यावरण जो संदूषक हैं उसके निम्नीकरण के लिए रसायनों का उपयोग यहाँ पर इसमें शामिल होता है, ये गलत है। क्या है, जीवाणु, कवक, शैवाल जैसे जो सूक्ष्म जीव जो सुधार हैं उसमें भूमिका इसमें निभाते हैं, ये सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, ये मृदा, जल या वायु से विभिन्न प्रदूषकों को नष्ट करने हटाने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करता है, तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से क्या है, तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो जैव सुधार प्रदूषित वातावरण है ये मृदा, जल और हवा की सफाई के लिए पर्यावरण अनुकूलन और सतत की एक तकनीक है जिससे क्या प्रदूषण को नष्ट करने हटाने के लिए काम करता है, राइट। तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्या है, ये केवल जैविक प्रदूषकों के उपचार में प्रभावी है और अकार्बनिक संदूषकों के लिए उपयोगी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपका जो चौथा है ये गलत है, ये गलत बताया गया। ये क्या है, ये वे हाइड्रोकार्बन, सॉल्वेंट्स और जो कीटनाशक जैसे जो आपके कार्बनिक यौगिक हैं उसके साथ कुछ भारी धातुओं सहित प्रदूषक की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रभावी ढंग से लक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ओनली 3 यहाँ पर करेक्ट है, तो एक स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। ताप विघटन में शामिल प्राथमिक प्रक्रिया क्या है? जो ताप विघटन में शामिल प्राथमिक प्रक्रिया क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ से जो करेक्ट आंसर होगा इसका, ताप विघटन में शामिल प्राथमिक प्रक्रिया है आपकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च तापमान पर कार्बनिक पदार्थों का रासायनिक अपघटन। ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 10th का सी। ठीक है, अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। हाई सी पर संयुक्त राष्ट्र संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इसको देखते हैं। देखो क्या, हाई सी संधि भी एक विधिक रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, जिससे क्या संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो रूपरेखा है उसके अंतर्गत ये विकसित किया जा रहा है, राइट। तो हमारा देखो ये आपको पता होना चाहिए चीज़। पहला स्टेटमेंट है, हाई सी महासागर के वे क्षेत्र जो किसी देश की जलीय सीमा के ठीक बाद स्थित और किसी देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि हाई सी जो होते हैं आपके किसी देश के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र समुद्र तट से 200 समुद्री मील यानी 370 किलोमीटर तक फैला है, राइट। ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ जीवित और निर्जीव संसाधनों का एक राष्ट्र का अधिकार होता है। ठीक है, यहाँ पूरा अधिकार नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पे क्या है 11 का। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है, यह संधि विधिक रूप से बाध्यकारी, मैंने आपको बताया ना कि बाध्यकारी है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो केवल एक करेक्ट है, तो 11 का हमारा बी हो जाएगा, केवल एक करेक्ट है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वन वेव इंडिया 2 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 इस ब्रॉडबैंड समूह का वाहक वाहन है। पहला स्टेटमेंट तो आपका ये बोल रहा है 12 का। ठीक है, 12 नंबर में पहला स्टेटमेंट आपका सही भी है, क्योंकि मिशन जो प्राथमिक उद्देश्य इसका है 36 उपग्रहों को 87.4 डिग्री के जो नति के साथ है इसकी कक्षा है उसमें 450 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित करेगा, राइट।
LVM-3 रॉकेट का उपयोग करके इसे पूरा किया जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, एकदम करेक्ट है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह मिशन पृथ्वी की कक्षा LEO ध्रुवीय कक्षा में संचालित होता है। ठीक है, जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी आपका करेक्ट है, क्योंकि जो इसकी वन वेब तारामंडल है LEO की ध्रुवीय कक्षा में संचालित होगा। और ये क्या है, उपग्रह के 12 वलयों में की कक्षा में व्यवस्थित किया जाएगा, ये भी करेक्ट है। तीसरा क्या है, ये निम्न लेटेंसी समाधान प्रदान करता है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका जो यहाँ पर 12 नंबर में बोल रहे हैं, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि वन वेब जो उच्च गति है इसकी निम्न लेटेंसी के समाधान विश्व भर में जो उद्यम है उसमें सरकार को जोड़ने की मदद करेगा, राइट, जिससे जो आपकी LEO कनेक्टिविटी है वो अद्वितीय क्षमता का प्रदर्शन करेगा और यहाँ से इसका विस्तार करेगा। तो तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, सभी तीन। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन एक दे रखा है, महिलाओं की समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, महिला दिवस पहली बार 1911 में क्लारा जेटकिन द्वारा 8 मार्च को मनाया गया था। ठीक है, ये देखो पहली बार मनाया गया था 1911 में डेनमार्क के कोपेनहेगन के सहमत के निर्णय से। ठीक है, ये आपको जो मनाया गया था 8 मार्च को नहीं, उस टाइम ये 11 मार्च को ऑस्ट्रिया के, डेनमार्क के, जर्मनी के, स्विट्जरलैंड में पहली बार ये मनाया गया था। तो ये 8 मार्च नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट आपको तो पूरा गलत है, क्योंकि डेट ही अलग दे रखा है। पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, तो ओनली वन करेक्ट है, दूसरा गलत है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो आपका सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। एक सही तो और गलत। अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बहरीन, जॉर्डन, ईरान, कुवैत, ओमान, ईरान, इनमें से कितने देश सऊदी अरब के साथ स्थल सीमा साझा करते हैं। सऊदी अरब के साथ स्थल सीमा, ठीक है, स्थल सीमा बोल रहा है। ठीक है, जल सीमा नहीं आनी चाहिए वहाँ, स्थल सीमा के बारे में पूछ रहा है कि कितने जो हैं सऊदी अरब की स्थल सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, तो 14 जो नंबर है आपका, देखो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि सऊदी अरब का मैप पता होना चाहिए कि सऊदी अरब कैसा है। ठीक है, क्या है यहाँ पे सऊदी अरब का मैप मैं दिखा सकता हूँ। मैं सऊदी अरब का मैप यहाँ पे तो नहीं ऐड कर सकता। आप सऊदी अरब का मैप जो रहेगा वहाँ पे आप देख सकते हैं, उसमें अगर होगा मैप आपके पास तो देखो वहाँ से आप इसको देखेंगे तो इसमें इस देश के पश्चिम में अकाबा की खाड़ी से लाल सागर, ठीक है, और पूर्व की खाड़ी फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है। इसमें स्थल जो सीमा है आपकी, सीमा साझा करते हैं देश, इराक है, याद रखना, इराक। दूसरा जॉर्डन, तीसरा कुवैत, राइट, ओमान कतर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल है। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4, राइट, यमन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात भी नहीं दिया हुआ है, तो ओनली 4, यहाँ से ओनली 4 करेक्ट हैं तो बहुत सारे, लेकिन जहाँ पे जो दिए हैं यहाँ पे ओनली 4 हैं, तो हमारा केवल 4 सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। आपको सऊदी अरब याद रखना है, सऊदी अरब क्योंकि न्यूज़ में है, थोड़ा सा जो भी न्यूज़ में रहेगा यहाँ आपको मैं डिस्कस करता रहूँ क्या क्या। मैं टेलीग्राम चैनल पे भी बता देता हूँ कि जो कंट्री न्यूज़ में चल रहे हैं, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में देख लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन भी बना सकते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध के बारे में यहाँ पर क्या आपको विचार करना है, देखते हैं इसको। यहाँ पर देखो भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध है, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट बोला है 2+2 जो समझौता है, ठीक है, 2+2 जो वार्ता प्रणाली है, उनमें दोनों की जो व्यापक सामरिक साझेदारी है उसका ये हिस्सा है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर ये बोल रहा है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट भी है, क्योंकि जो 2+2 वार्ता जो है आपका, ये रणनीतिक साझेदारी से व्यापक जो रणनीतिक साझेदारी है उसमें परिवर्तित किया गया था इसको। दूसरा स्टेटमेंट है दोनों देशों में या दोनों देश पारस्परिक रसद समर्थन समझौते के पक्षकार हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, क्योंकि रक्षा जो सहयोग है उसको बढ़ाने के लिए जून 2020 में वर्चुअल सम्मेलन के जो दौरान यहाँ पर म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट MLSA पर क्या हस्ताक्षर किए गए थे। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तीसरा क्या है, भारत और ऑस्ट्रेलिया संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं, ये आपका क्या है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों देशों में क्वाड सुरक्षा के सम्मेलन है। ठीक है, मालाबार अभ्यास जो G20 है उसका हिस्सा है, हालांकि ऑस्ट्रेलिया संघाई जो सहयोग संगठन है उसका सदस्य ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इंडिया तो है, तो हमारा यहाँ से तीसरा गलत हो जाएगा। तो 1 2 करेक्ट है, तो 2 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्या, 16 नंबर क्वेश्चन,
इथेनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो इथेनॉल है उसके संदर्भ में आपको यहाँ पर विचार करना है कि क्या इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है, इथेनॉल कम प्रदूषणकारी है और पेट्रोल की तुलना में कम लागत पर समान दक्षता यहाँ पर प्रदान करता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से एकदम करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इथेनॉल आपका कम प्रदूषण है। पूरा स्टेटमेंट आपको पहले बता ही दिया गया है, एकदम ये फैक्चुअल बात बताई गई। ठीक है, दूसरा क्या है, भारत सरकार का वर्ष 2035 तक पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल जो सम्मिश्रण करने का लक्ष्य यहाँ पर दिया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। कितना दिया गया, सम्मिश्रण लक्ष्य भारत सरकार ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल दिया गया है, जिसे E20 भी यहाँ पर कहा जाता है। इस लक्ष्य को 2030 तक परिवर्तित करके वर्ष 2025 तक कर दिया गया। ठीक है, 35 तक नहीं है, 25 तक कर दिया गया। 30 था, 30 से 25 कर दिया गया, तो सेकंड गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 यहाँ पर करेक्ट है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काराकोरम विसंगति का सर्वोत्तम वर्णन करता है। काराकोरम जो विसंगति है उसका सर्वोत्तम वर्णन में से कौन सा करता है, ये पूछा है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका, काराकोरम श्रेणी में हिमनदों की जो मोटाई है और इसकी जो द्रव्यमान है उसके रहस्यमय और असंगत वृद्धि हुई है, जबकि क्या आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें हिमनद के पीछे हट रहे हैं। तो हमारा बी यहाँ से स्टेटमेंट आपका 17 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 17 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर देखते हैं, ग्लोबल असेसमेंट जो आपका जो सोशल, ठीक है, ग्लोबल असेसमेंट ऑफ सोइल कार्बन इन ग्रासलैंड रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करना है। ठीक है, विचार करना है, देखते हैं। पहला है, इसको खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, खाद्य और खाद्य संगठन FAO यहाँ पर क्या है जारी किया जाता है। पहला स्टेटमेंट है, करेक्ट भी आपका ये, राइट। दूसरा है, रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के अधिकांश जो घास के मैदान हैं, ठीक है, उसमें नकारात्मक कार्बन संतुलन है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपका यहाँ पर, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि नकारात्मक कार्बन संतुलन पूर्वी एशिया और मध्य एशिया, दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका के भूमध्य जो रेखा है उसके दक्षिण भाग में पाया जाता है। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, अधिकांश भाग इसके जो नकारात्मक कार्बन संतुलन, ये गलत है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये काफ़ी नकारात्मक तो है, बल्कि क्या है काफ़ी जगह यहाँ पर ये जो है वो पाया जाता है। तो हमारा ये सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, राइट। ये रिपोर्ट के अनुसार विश्व के जो अधिकांश घास के मैदान हैं उसमें सकारात्मक कार्बन संतुलन पाया गया है, ना कि नकारात्मक। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ओनली 1 करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 19 नंबर, 19वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI संरक्षण और रखरखाव के लिए भू विरासत स्थलों तथा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारकों की घोषणा करता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका 19 में ये बोल रहा है। पहला स्टेटमेंट 19 वाला आपका करेक्ट है, करेक्ट भी है। ठीक है, तो ये क्या है, यही इसकी जो घोषणा है ये करता है, एकदम आपको फैक्ट पॉइंट ये दे रखा है। दूसरा है, भू विरासत स्थल जो हैं उसमें यूनेस्को के ग्लोबल जियो पार्क कार्यक्रम के तहत ये घोषित किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। देखो, हालांकि 44 देश हैं जो, वो 169 जो 169 यूनेस्को के ग्लोबल जियो पार्क हैं वो हैं, किंतु अभी तक क्या भारत में एक भी भू वैज्ञानिक जो स्थल है ये नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है। भू विरासत स्थल ग्लोबल जियो पार्कों से क्या भिन्न होते हैं, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए किससे भिन्न होते हैं, तथा भू विरासत स्थल को ग्लोबल जियो पार्क के अंतर्गत घोषित यहाँ पर नहीं किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बोला घोषित किया गया, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 यहाँ पे करेक्ट है, ए इसका 19 का आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पैंगोलिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वे रात्रिचर कृंतक होते हैं, वे रात्रिचर कृंतक होते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे बोल रहा है, ये गलत है। पैंगोलिन क्या है, रात्रिचर है, किंतु ये कृंतक गण से संबंधित नहीं है जो बिलों में खोदते रहते हैं। ठीक है, ये पारिस्थितिक तंत्र प्रबंधन में मुख्यतः मृदा को वातकित करने में, नमी योजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, पहला आपका गलत हो जाएगा, रात्रिचर तो है लेकिन कृंतक नहीं है। दूसरा क्या है, भारतीय और चीनी दोनों पैंगोलिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित यहाँ पर किए गए हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा भी, क्योंकि जो आपका जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 उसके किए गए हैं, तो सेकंड करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट है आपका, संकट की स्थिति में ये जीव सुरक्षा के लिए स्वयं को गेंद की भांति सिकोड़ लेते हैं, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो 2 स्टेटमेंट आपका करेक्ट हैं, 2 और 3, तो 2 स्टेटमेंट केवल 2 करेक्ट हैं, तो बी यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, लिक्विड नैनो यूरिया, ठीक है, लिक्विड नैनो यूरिया जिसको LNU के बोलते हैं, इसके संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पारंपरिक यूरिया की दक्षता लगभग 25% है, जबकि LNU की दक्षता 100% तक यहाँ पर हो सकती है। पहला स्टेटमेंट आपका 21 का ये बोल रहा है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका यहाँ से करेक्ट होगा, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये बताया गया था। दूसरा क्या है,
लिक्विड नैनो यूरिया का छिड़काव प्रत्यक्ष रूप से पत्तियों पर किया जाता है, जिससे पौधे द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट आपका ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही बोल रहे हैं। तीसरा क्या, इसका उत्पादन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा यहाँ पर किया गया था या किया गया है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ये पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है उसके द्वारा अधिसूचित किया गया है, राइट, ना कि इसके द्वारा। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 यहाँ से करेक्ट हो, तो 2 स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना जो है 2023, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन प्रक्षेप पथ के विकास एवं बाध्य संस्थाओं के लक्ष्यों के लिए उत्तरदायी है। पहला स्टेटमेंट आपका ये बोल रहा है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CERC कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र जो है उसके व्यापार में नियामक यहाँ पर है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका जो है वो अभी करेक्ट हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, जो बात है सही बोल रहा है। तीसरा है ई कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र 100 टन CO2 ई कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य के बराबर होता है। ये जो CO2 है ये कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य बराबर हो, ई कार्बन डाइऑक्साइड जो क्रेडिट प्रमाण पत्र उसके बराबर यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। समतुल्य उसके, ये समतुल्य उसके नहीं होगा, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत होगा। 2 यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तेईस नंबर क्वेश्चन, यहाँ से 23 नंबर क्वेश्चन है। व्यापार योग्य वस्तु के रूप में कार्बन क्रेडिट और कार्बन ऑफसेट की अवधारणा सबसे पहले कहाँ आई थी? ये सबसे पहले आई थी कहाँ पर, ये किसके थ्रू आई थी? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आई थी क्योटो, जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है उससे, राइट। एक कार्बन क्रेडिट या कार्बन ऑफसेट एक मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का एक प्रतिनिधित्व करता है, जिससे या तो कार्बन या तो वायुमंडल द्वारा हटा देता है या पुनर्चक्रित यहाँ पर किया जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, आपका आंसर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। वर्ष 1997 में संयुक्त राष्ट्र क्योटो जो प्रोटोकॉल है उसमें कार्बन को एक व्यापार योग्य वस्तु के रूप में मान्यता दी गई थी, ठीक है। अगला देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन है एशियाई शेरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। ये केवल भारत के वनों में ही पाए जाते हैं, पहला स्टेटमेंट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है, केवल भारत के वनों में ही पाए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट आपका जो है वो करेक्ट भी है, ठीक है, भी इंडेमिक होते हैं, मतलब भारत के जो वनों में उसमें पाए जाते हैं। दूसरा क्या है, ये अफ्रीकी शेरों की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं, अफ्रीकी जो शेरों की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा क्या है, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान को एशियाई शेरों की दूसरे जो अधिवास हैं उसके रूप में यहाँ पर विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो यहाँ पर है आपका, तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि जो मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान है इसमें देखो गुजरात सरकार ने गिर राष्ट्रीय उद्यान के जो उनके वर्तमान अधिवास हैं उसमें लगभग 100 किलोमीटर दूर बरदा जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है उसमें गुजरात के एशियाई जो शेर हैं उसके लिए एक दूसरे अधिवास का यहाँ पर प्रस्ताव दिया है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो 1 2 2 करेक्ट है, तो बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 में, ठीक है। 25 नंबर देखते हैं। 25 क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से बताना है, इसमें से किस देश में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए कृत्रिम लिक्विड ट्री यहाँ पर बनाए गए जिन्हें लिक्विड ट्री भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा 25 का क्या हो जाएगा, 25 का हमारा डी आंसर हो जाएगा, सर्बिया, ठीक है। सर्बिया इसका करेक्ट आंसर होगा, डी। 26 दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन ने प्राप्त किए जा सकते हैं क्या, काष्ठ से, घास से, चुकंदर से, सूक्ष्म शैवाल से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा जो 26 है उसका 26 में आपका आंसर हो जाएगा जो पहली पीढ़ी के ईंधन है, ठीक है। पहली पीढ़ी के ईंधन जो होते हैं उससे आपका किससे मिलते हैं, मक्का, गन्ना, सूरजमुखी का तेल, ठीक है, और सोयाबीन, वसा, चुकंदर काट देंगे क्योंकि पहला है, राइट, और सुक्रोज जैसे जो खाद्य पदार्थ उससे प्राप्त होते हैं, राइट। अगला जो बचेगा जो दूसरी पीढ़ी के ईंधन है उससे जो क्या है उन पौधों से प्राप्त होते हैं जिनका उपयोग भोजन के लिए नहीं किया जाता है, जैसे वे कृषि के अपशिष्ट, काष्ठ के टुकड़े, घास, जैसे काष्ठ का टुकड़ा हो गया, घास हो गया, ठीक है, और आपका ये सब चीज़ों से यहाँ पर प्राप्त किया सकते हैं, राइट। तीसरी पीढ़ी के क्या होते हैं, तीसरी पीढ़ी आपके सिर्फ शैवाल होते हैं, ठीक है। तो आपके सिर्फ 2 जाएंगे, काष्ठ और घास, तो 1 और 2 यहाँ से आंसर हो जाएंगे, तो 2 इसके आंसर है, 26 का ए करेक्ट हो जाएगा। 27 संयुक्त राष्ट्र UN, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो आपका है, जल सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
सम्मेलन में प्रतिभागी जो देश हैं, ठीक है, जो प्रतिभागी देश हैं उसके लिए बाध्यकारी प्रतिस्पर्धाएं निर्धारित यहाँ पर की गई हैं। 27 में पहला स्टेटमेंट आपका ये बोला है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट आपका जो है वो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत है, ठीक है, क्योंकि देखो वर्तमान में जो जल समस्या है उसको जटिल सम्मेलन की कार्रवाई में परिलक्षित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप चर्चाएं अवरोधित हुई हैं। इसका कोई बाध्यकारी या प्रतिबद्ध नहीं किया गया, तो गलत हो जाएगा। अर्जेंटीना में हुए सम्मेलन के बाद ये जल को समर्पित संयुक्त राष्ट्र का दूसरा सम्मेलन है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ये संयुक्त राष्ट्र का दूसरा सम्मेलन है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ओनली 2 करेक्ट है, मतलब पहला गलत है, दूसरा सही है। कौन सा सही है, तो बी, 27 का बी आपका आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्ट्रेटोस्फेरिक, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन या एरोसोल स्प्रे या क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से बोला है कितने समताप मंडल में ओजोन परत को प्रभावित करते हैं, ठीक है, ओजोन परत को प्रभावित करते हैं, तो कौन कौन करते हैं पूछ रहा है, राइट। तो ये सभी 5 हैं जो ओजोन जो परत है उसको प्रभावित करते हैं, ठीक है, तो सभी 5। 29 मीठे पानी की दीपोर बील जो झील है ये कहाँ स्थित है, राइट। तो 29 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, असम, ठीक है। दीपोर जो आपकी बील आर्द्रभूमि है, असम के एकमात्र रामसर स्थल है, ये भी पता होना चाहिए। ये असम के मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है, तथा बर्ड लाइफ जो आपकी इंटरनेशनल द्वारा घोषित एक प्रमुख पक्षी क्षेत्र भी है, राइट। तो जो बील आपका जो बील है, जो बील आपका दीपोर बील है, ये 2002 में रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था। अगला देखते हैं, असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29A। 30 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्य सरकार भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत किसी भी वन को आरक्षित और संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित कर सकती है। पहला स्टेटमेंट आपका 30 नंबर में ये दे रखा है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका सही भी होगा, सही बोल रहे हैं। दूसरा क्या है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत केंद्र सरकार की अनुमति के बिना गैर वन उद्देश्य के लिए वन भूमि का उपयोग पर प्रतिबंधित है। सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, तो दोनों स्टेटमेंट आपका क्या है यहाँ पर करेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा दोनों, ठीक है। यहाँ से देखो ये आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए सेकंड स्टेटमेंट में आपको दे सकता है 1986 कर सकता है, यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखना कि 1980 है, ठीक है। अगला देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है। क्या है, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ये सबसे प्रमुख जैव विविधता तत्व स्थलों में से एक माना है। दूसरा क्या है, ये विश्व में जैविक विविधता के सबसे प्रमुख जैव विविधता के तत्वों में से एक है, ये तो मैंने बता भी दिया आपको, राइट। तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो आपका है वो भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है। तीसरा क्या है, इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य शामिल हैं। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका, तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ से आपके एकदम करेक्ट हैं, तो हमारे सभी 3 सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 31 का सी। 32 नंबर देखते हैं। 32 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। छठी पीढ़ी 6G वायरलेस तकनीकी 5G नेटवर्क की तुलना में अधिक आवृत्तियों का उपयोग करने में सक्षम होगी। पहला स्टेटमेंट आपका 32 का ये हो जाएगा, राइट। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट भी है। दूसरा क्या है, टेराहर्ट्ज तरंगें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर अवरक्त तरंगों की सूक्ष्म तरंगों के मध्य आपतित होती हैं। सेकंड स्टेटमेंट आपका है, वो भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। जो टेराहर्ट्ज है वो तरंगों की रेंज विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर अवरक्त तरंगों के सूक्ष्म तरंगों के मध्य होती हैं, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट आपके एकदम करेक्ट हैं इसके 6G के बारे में। तो हमारा क्या हो जाएगा, 32 का आपका दोनों करेक्ट है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 33 DNA वैक्सीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें DNA के एक छोटे से हिस्से का उपयोग यहाँ पर किया जाता है जो एक विशिष्ट प्रतिजन हेतु रोगजनक से प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को त्वरित करने के लिए कोड यहाँ पर करता है। पहला स्टेटमेंट आपका 33 का ये रहा, ठीक है, और आपका करेक्ट भी है। दूसरा क्या है, ZYCOV-D, ठीक है, विश्व की पहली और भारत की स्वदेशी तौर पर विकसित DNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, सही बात बोल रहा है। तीसरा, ये तीसरी पीढ़ी की वैक्सीन है। ये क्या है, तीसरी पीढ़ी की वैक्सीन है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट आपका एकदम करेक्ट हैं DNA वैक्सीन के बारे में, तो सभी 3 सी इसका आंसर हो जाएगा। 34 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
एडीज एजिप्टी जो जीका संक्रमण और डेंगू का संवाहित करता है। एडीज एजिप्टी क्या जीका संक्रमण और डेंगू को संवाहित करता है। पहला स्टेटमेंट आपका 34 का ये रहा, ठीक है, और सही भी है पहला स्टेटमेंट। दूसरा है डेंगवाक्सिया जीवित क्षीण डेंगू वायरस से निर्मित वैक्सीन है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि जो आपका डेंगवाक्सिया मूल रूप से एक जीवित क्षीण डेंगू है उसके वायरस से निर्मित वैक्सीन है, जिसे 9 से 16 वर्ष की जो आयु है उनके जो बच्चे उनको लगाया जाता है, जिनमें पूर्व डेंगू के संक्रमण की पुष्टि की गई है। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो सी इसका आंसर हो जाएगा 34 का। 35 नंबर, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये नासा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA मतलब जो आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी है और जापान एरोस्पेस जो आपका एक्सप्लोरेशन है जाक्सा, उसके बीच यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। पहला स्टेटमेंट आपका 35 का ये बोल रहा है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि ये टेलीस्कोप नासा यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई एजेंसी के रूप में मतलब उसमें सहयोग से परिणाम है उसका, तो आपका ये जापान नहीं होगा, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, इसका उद्देश्य ब्रह्मांड के इतिहास को उजागर करना है, ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकंड करेक्ट है, तो ओनली 2 करेक्ट है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। 36 नंबर देखते हैं, सिंगरेनी, ठीक है, सिंगरेनी ताप विद्युत संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। ये कोयला आधारित विद्युत उत्पादक जो संयंत्र है उसके दक्षिणी राज्य में आंध्र प्रदेश में स्थित है। 36 का बी बोला है। ये कहाँ स्थित, आंध्र प्रदेश में नहीं स्थित है, ये आपका तेलंगाना में स्थित है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, ये देश के राज्य सार्वजनिक उपक्रम में पहला है जिसके पास फ्लू गैस, ठीक है, डिसफोलराइजेशन संयंत्र है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सेकंड का सही है, तो पहला गलत और सेकंड सही है, तो आपका बी यहाँ से आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 37 नंबर देखते हैं, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग जिसको बोलते हैं BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये जल में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों को ऑक्साइड बनाने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा होती है। पहला स्टेटमेंट आपका 37 का ये बोल रहा है, राइट। पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। ये जल के एक नमूने को निश्चित आयतन के उपस्थित कार्बन और पदार्थ को विखंडित करने के लिए जीवाणु द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की जैव मात्रा को ऑक्सीजन मांग को BOD कहते हैं। पहला यहाँ पे गलत बोल रहा है, राइट। दूसरा क्या है, BOD को उच्च मान जल में कम घुलनशील ऑक्सीजन को सामग्री को इंगित करता है। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि जो BOD का उच्च मान है जल में ऑक्सीजन की जो कम घुली मात्रा होती है उसको दर्शाता है, राइट। क्योंकि क्या है, BOD जो है वो जैव निम्नीकृत सामग्रियों तक सीमित होती है, इसलिए ये जल प्रदूषक को मापने का एक विश्वसनीय तरीका होता है, ठीक है, विश्वसनीय तरीका नहीं है ये बोला है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका ये हो जाएगा। थर्ड क्या है स्टेटमेंट, सेकंड सही है। तीसरा क्या है, यह जल प्रदूषण को मापने के लिए एक विश्वसनीय तरीका नहीं है, ठीक है, बोला तरीका है, ये नहीं है, तो ओनली आपका यहाँ पर 37 का एक स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ये जल प्रदूषण मापने का एक विश्वसनीय तरीका नहीं है, राइट, रियल तरीका यहाँ पर नहीं है, तो हमारा तीसरा गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है यहाँ पर, केवल 2 बी इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, एक करेक्ट है तो केवल एक करेक्ट है, यहाँ पर केवल एक करेक्ट पूछा है ना, एक है 2 इस टाइप से पूछा है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 38 निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। रमन प्रभाव प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन है जो तब होता है जब प्रकाश की किरण अणुओं द्वारा विक्षेपित होती हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका सही है, सही बात बता रहा है, रमन प्रभाव का होता है। दूसरा है स्पेक्ट्रोस्कोपी पदार्थ और विद्युत चुंबकीय विकिरण के मध्य परस्पर क्रिया का अध्ययन। सेकंड स्टेटमेंट आपका ये भी करेक्ट है, ये भी, तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, सी इसका यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। 39 खगोल विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में जो बिग डिपर शब्द है वो किसको दर्शा रहा है। बिग डिपर शब्द यहाँ पर खगोल विज्ञान में किसको बता रहा है, ये बता रहा है आपको जो तारामंडल जो आपके उर्सा हैं, ठीक है, तारामंडल जो आपके उर्सा हैं उसके मेजर में तारों का एक समूह होता है, तो ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। निम्नलिखित कुछ युग्म दिए हैं यहाँ पर, आपको उस पर विचार करना है कि इनमें से कौन से युग्म आप पर करेक्ट होगा, ठीक है। मुद्राएं दी हैं और आपके प्रतीक दिए हैं। मुद्राएं हैं वरद मुद्रा, अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्या होगा। देखो जो ध्यान मुद्रा है, ठीक है, ध्यान मुद्रा होती है, इसे हाथ में गोद में रखा जाता है। देखो ध्यान मुद्रा के बारे में यहाँ नहीं पूछा है, तो ध्यान मुद्रा को हटा देते हैं। यहाँ पर पूछा है आपका वरद मुद्रा। वरद मुद्रा होती है, इसमें दाहिने हाथ को ऊपर उठाने और अंगूठे को तर्जनी के माध्यम से व्रत बनाना शामिल होता है। ये ज्ञान के जो संचरण है उसमें बुद्धि की शिक्षाओं का यहाँ पर संचार का प्रतीक होता है। ये आपकी क्या होती है, ये आपकी होती है
अभय मुद्रा, ठीक है, सॉरी वरद मुद्रा। इस मुद्रा में दाहिना हाथ नीचे फैला होता है। अभय मुद्रा, एक मिनट थोड़ा सा डाउट हो गया। देखो यहाँ पे क्या है, अभय मुद्रा बारे में पूछा है, वरद मुद्रा बारे में पूछा है और भूमि स्पर्श मुद्रा बारे में, ठीक है। ठीक है, तो पहले वरद मुद्रा जो पहला है, पहले बारे में देख लेते हैं वरद मुद्रा क्या है। जो वरद मुद्रा है, इस मुद्रा में दाहिना हाथ नीचे की ओर फैला होता है, ठीक है। ज्ञान की ओर संचालन की बुद्धि, ये आपका वरद मुद्रा के बारे में गलत बता रहा है। वरद मुद्रा क्या होता है मैं बता देता हूँ। इस मुद्रा में दाहिना हाथ नीचे फैला होता है, जिसमें हथेली बाहर की ओर यहाँ पर होती है। ये उदारता का, करुणा की इच्छाओं को पूरा करने का प्रतीक होता है। ये पहला ही होगा, ठीक है। पहला आपका यहाँ से गलत हो गया ये। अभय मुद्रा क्या होता है? अभय मुद्रा वो होता है, इस मुद्रा में दाहिना हाथ को कंधे की ऊंचाई तक उठाना होता है। इसमें हथेली बाहर की ओर और ये निडरता, सुरक्षा और नकारात्मक को दूर करता है ये, ठीक है। तो ये आपका ये सही है, नकारात्मक दूर करता है। भूमि स्पर्श मुद्रा क्या होती है? भूमि स्पर्श मुद्रा ये होती है, इस मुद्रा में दाहिने हाथ की उंगलियां जो हैं उसमें ज़मीन को छूना शामिल होता है, ठीक है। उससे क्या है आपका, उससे आपका जो आत्मज्ञान है, ठीक है, ये आपका ज्ञान होता है, वो यहाँ पर मिलता है, तो यहाँ आपकी प्राप्ति होती है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो 40 का आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। दो आंसर यहाँ पे आपके करेक्ट हैं 40 में, ठीक है। तो बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, राइट। पहला वाला थोड़ा सा डाउट हो गया था कि मैं दूसरा रीड कर लिया था उसको। 41 देखते हैं। भारत में महिला और पुरुष रिपोर्ट 2022 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती हैं? महिला पुरुष रिपोर्ट जो जारी की जाती हैं वो किसके द्वारा जारी की जाती हैं? ये की जाती है सांख्यिकी जो कार्यक्रम मंत्रालय है, सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय जो है उसके द्वारा है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में प्रमुख दर्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो प्रमुख दर्रे हैं भारत में उसके बारे में आपको यहाँ पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, जोजिला दर्रा पूर्वी हिमालय श्रेणी में अवस्थित है। जोजिला क्या है? पूर्वी हिमालय श्रेणी में स्थित है। 42 में पहला स्टेटमेंट है, ठीक है। देखो जो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि जो जोजिला है लद्दाख के द्रास में 11,650 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ये शीत ऋतु के दौरान इसका अधिकांश भाग बंद रहता है। तो देखो क्या है, ये बोला पूर्वी हिमालय में है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा आपका। अगला क्या है, रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। जो रोहतांग दर्रा है वो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि जो रोहतांग दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश की जो लाहौल और स्पीति घाटी है उसके साथ कुल्लू घाटी का पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ओनली एक करेक्ट है सिर्फ, तो ओनली मतलब यहाँ पर एक बात करेक्ट है, तो सिर्फ 2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, केवल 2, ठीक है, केवल 2 करेक्ट है यहाँ। अगला देखते हैं 43 नंबर। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, विवरण देखना है, उसको विचार करना है, ठीक है। 43 में यहाँ बोला है, इसमें रेडियोधर्मी तत्व होते हैं। उर्वरक निर्माण में निकलने वाला एक अपशिष्ट उत्पाद होता है, ठीक है। सड़क निर्माण में उपयोग किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इनमें से किसकी बात यहाँ पर ये कर रहा है 43 में, ठीक है। किसकी बात कर रहा है? तो ये आपकी बात कर रहा है 43 का आपका सी यहाँ से आंसर होगा, केवल 3, ठीक है। केवल 3 सड़क निर्माण में उपयोग किया जाता है। ये जो आपका है ये बात कर रहा है फास्फोरस और जिप्सम, जो फास्फोरस जिप्सम है उसकी बात कर रहा है। तो क्या है, केवल 3 यहाँ पर होगा, केवल एक, केवल यहाँ पे देखो केवल 3 स्टेटमेंट बोल रहा है करेक्ट है, ठीक है। केवल 3 नंबर ये नहीं करेक्ट है, आपकी केवल 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, केवल एक स्टेटमेंट देख लेता हूँ थोड़ा सा। देखो जिप्सम क्या है, ये देखो फास्फोरस जिप्सम का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों में नहीं किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बता देता हूँ, आप देख लीजिए, नहीं किया जाता है। हालांकि जिप्सम का चूर्ण उपयोग सौंदर्य जो आपके मुहासे हैं उसमें झुर्रियों को कम करने के लिए किया जाता है, किंतु इसके एलर्जिक गुण के कारण इसका बड़े पैमाने पर उपयोग यहाँ पर नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ से स्टेटमेंट हो जाएगा फ्लाई एज, ये आपके देखो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, ये 3 स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, ठीक है। इसका मतलब होगा केवल 3 का मतलब ये होगा कि आपके केवल 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऐसा बता पूछ रहा है, ठीक है। तो आपके पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा करेक्ट और तीसरा ये सौंदर्य प्रसाधन ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि जो आपका इसमें रेडियोधर्मी तत्व हैं वो भी शामिल होते हैं। कौन कौन से? इसमें रेडियो तत्व यूरेनियम, थोरियम, रेडियम ये भी शामिल होते हैं, किसमें? फास्फोरस जिप्सम में। इसमें उर्वरक निर्माण के निकलने वाला अपशिष्ट उत्पाद होता है, सड़क निर्माण में उपयोग किया जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो केवल 3 स्टेटमेंट हो गए, केवल 3 नंबर नहीं है, याद रखना है आपको, केवल 3 स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन।
44 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 दे रखा है और कथन 2 दे रखा है। वह मंडलीय प्रदूषण को मुख्यतः क्षोभ मंडलीय प्रदूषण के रूप में अध्ययन किया जाता है। पहला स्टेटमेंट आपका 44 का ये रहा, राइट। तो पहला स्टेटमेंट जो आपका है यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट भी है, ठीक है। दूसरा क्या है, क्षोभ मंडल अवांछनीय ठोस अवस्था और गैसी ठोस अथवा गैसी कणों का एक आसान क्षेत्र होता है जिसमें वायुमंडल या जिसके वायु पे अधिक जलवाष्प या मेघ उपस्थित होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 45 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड मनुष्य एवं जंतुओं दोनों के लिए विषाक्त है, ठीक है। क्या है, दोनों के लिए विषाक्त है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा क्या है सॉरी, नाइट्रेट मृदा विषाक्त पदार्थ के रूप में कार्य करती है। जो नाइट्रेट मृदा है विषाक्त पदार्थ के रूप में क्या है, कार्य करती है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो यहाँ से रहेगा वो भी स्टेटमेंट आपका गलत है यहाँ से, क्योंकि देखो ऑक्सीजन पर NO3 जो है आपका आयन बनाती है जो मृदा में घुलकर उर्वरक का कार्य करती है। अतः यहाँ पर क्या है हमारा, ये गलत हो जाएगा, राइट। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंगों तथा उत्कों में ऑक्सीजन के प्रवाह को बाधित करने की क्षमता होती है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर जो आपका है तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा गलत है, पहला सही है और तीसरा सही है। पहला और तीसरा सही है, तो आपके यहाँ से आंसर हो जाएंगे 1 और 3, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा 45 का, ठीक है। सॉरी 46 नंबर देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। ये केवल क्षोभ मंडल तक ही सीमित होता है। क्या बोला है, ये केवल क्षोभ मंडल तक ही सीमित होता है, राइट। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि समानता जो वायुमंडल में इसकी मात्रा जो आयतन के अनुसार यहाँ पर 0.03% होती है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ये श्वसन और चूना पत्थर के अपघटन द्वारा वायुमंडल में निर्गमित होती है। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, ये भी आपका करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके एकदम करेक्ट है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। सही पूछा है तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 47 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से विचार करना है। पहला है, वर्षा जल जो pH मान उदासीन होता है, जो वर्षा का जल होता है उसका pH मान क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत है, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा जल की जो की गई जो यहाँ पर अभिक्रिया है उसके फलस्वरूप H+ आयन के कारण वर्षा का pH मान समानता 5.6 होता है। अतः यह कथन हमारा गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। उदासीन 7 से अधिक होता है, राइट। जब pH मान 7 से कम होता है तो वर्षा जल अम्लीय वर्षा में परिवर्तित हो जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या आपके गलत हैं, राइट। तो हमारा डी यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका। दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। जब वर्षा जल pH मान 5.6 से कम होता है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं, ठीक है, ना कि 7 से कम। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो हमारा डी इसका आंसर हो जाएगा। 48 देखते हैं। निम्नलिखित विवरण पर क्या विचार करना है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना, प्राकृतिक गैस का अधिक उपयोग करना, मृदा में चूरुड़ी या चूना पत्थर मिलाना, ठीक है, कार उत्प्रेरकी परिवर्तन को उपयोग करना। तो इसमें से बोला है कितने अम्लीय वर्षा के कम करने के उपाय हैं, कम करने के लिए उपाय अम्लीय वर्षा कितने हैं इनमें से आपको ये बताना है 48 में, ठीक है। तो 48 में सभी अम्लीय वर्षा जो हैं उसको कम करने के उपाय हैं, तो चारों हैं, ठीक है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 49, पार्टिकुलेट्स कणकी जो बोलते हैं, पार्टिकुलेट्स मैटर होते हैं कणकी जो, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कवक, फफूंद, धूल और शैवाल वातावरण में कणकी निर्माण करते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका 49 का ये हुआ, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो आपका है आपका करेक्ट है। दूसरा क्या है, मनुष्य को वायु में पाए जाने वाले सभी पार्टिकुलेट्स कणकी से एलर्जी होती, कणकी से जो पार्टिकुलेट्स होते हैं उससे क्या एलर्जी होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि मनुष्य को वायु में पाए जाने वाले जो कुछ कवक हैं उससे एलर्जी होती है, ना कि पार्टिकुलेट्स मैटर से, ठीक है। ये आपका गलत हो जाएगा। तो पहला सिर्फ करेक्ट है, तो ओनली 1 से अंश का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 49 का ए। 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, बाकी पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है, इन पर विचार करना है। शीत आर्द्र जलवायु, उष्ण शुष्क धूपमयी जलवायु, ठीक है, धूम कोहरा और ऑक्सीकारक अभिकर्मक की उच्च सांद्रता। इनमें बोला सामान्य धूम कोहरा के लिए उपयुक्त कितनी स्थितियां आवश्यक हैं, ठीक है, कितनी स्थितियां आवश्यक हैं। तो ये हो जाएंगी
देखो ये आपकी कौन कौन सी हो जाएंगी, इसमें आपका देखो प्रकाश रासायनिक जो आपका है, धूम कोहरे में रासायनिक जो प्रकृति ऑक्सीकारक होती है, क्योंकि क्या है इसमें ऑक्सीकारक अभिकर्मों की सांद्रता उच्च रहती है, अतः इसे ऑक्सीकारक धूम कोहरा कहते हैं। इसमें प्रकाश की रासायनिक धूम कोहरा जो उष्ण शुष्क के लिए साफ धूपमय जलवायु में होता है, ठीक है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा यहाँ से इसका आंसर आपका होगा शीत आर्द्र जलवायु, और बी करेक्ट होगा, तो इसमें ऑक्सीकारक एक देखो आपको ये हो जाएगा 4 नंबर, ऑक्सीकारक अभिकर्मों की उच्च सांद्रता, ठीक है, उससे क्या होता है, इससे धूम के लिए पूर्व आवश्यकता यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका यहाँ से वो हो जाएगा ये शीत आर्द्र जलवायु। तो 1 और 4 ओनली 2 करेक्ट हैं, ठीक है, ये आपका ये दोनों नहीं होगा। 1 और 4, 1 और 2 करेक्ट हैं, मतलब 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, 1 और 4, तो यहाँ से बी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, 50 का बी, राइट। तो हमारा जो 50 क्वेश्चन थे यहाँ से मैंने डिस्कस कर लिया। टेस्ट नंबर जो 6 है उसके 50 क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस हो गए। जो 51 से क्वेश्चन होंगे, 51 से 100 क्वेश्चन तक, वो आपके पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे, राइट। बाकी मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा दूंगा, जो भी नीचे पेस्ट कर दूंगा, आप देख सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन रहेगा वहाँ पे लगा दूंगा। और जो भी न्यूज़ रहते हैं, जो भी न्यूज़ में रहते हैं, जितने भी देश जो न्यूज़ में रहते हैं, जिसकी सीमाएँ न्यूज़ में रहती हैं, वो मैं टेलीग्राम में डाल देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, उसका आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है। बाकी आंसर राइटिंग चल रहा है तो आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस वहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।